नमस्कार, स्वागत है आपका रिपोर्ट राजस्थान में। मैं हूं मुस्कान आपके साथ। तो शुरू करते हैं इस वक्त की मुख्य खबरों से। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दोपहर 3 बजे सीएमआर पर एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला कलेक्टरों के साथ होगी। बैठक का उद्देश्य विश्व पर्यावरण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और अहिल्याबाई होलकर जयंती से संबंधित तैयारियों की समीक्षा करना होगा। इन आयोजनों को लेकर जिलों में किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली जाएगी और भविष्य की रणनीति तय की जाएगी। बैठक में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री सभी जिलों में पर्यावरण, स्वास्थ्य और संस्कृति से जुड़े कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 31 मई को एक दिवसीय दौरे पर जयपुर आ रहे हैं। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य भले ही महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में भाग लेना हो, लेकिन इसके राजनीतिक मायने कई ज्यादा गहरे बताए जा रहे हैं। नड्डा के दौरे को पार्टी के संगठनात्मक समीकरणों को जांच पड़ताल और आगामी रणनीतियों की नींव के तौर पर देखा जा रहा है। नड्डा जयपुर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों के साथ एक अनौपचारिक लेकिन महत्वपूर्ण बैठक कर सकते हैं। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया सहित अन्य बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। प्रदेश कार्यालय में इस संभावित बैठक को लेकर तैयारियां तेज है। हालांकि भाजपा की ओर से अब तक आधिकारिक कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आज 10वीं कक्षा की परीक्षा के परिणाम जारी करने वाला है। राजस्थान के स्कूली शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए इसकी पुष्टि की है। उन्होंने ये भी बताया कि 10वीं का रिजल्ट आज कोटा से जारी किया जाना है। शाम 4 बजे राजस्थान बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर 10वीं का रिजल्ट लिंक एक्टिव हो जाएगा। इसके बाद परीक्षार्थी अपना अपना बोर्ड रिजल्ट चेक कर सकते हैं। कुल 10,96,085 छात्रों ने आवेदन किया था। प्रवेशिका परीक्षा में 7,324 छात्र पंजीकृत थे। 6 मार्च से प्रारंभ होकर 4 अप्रैल तक आयोजित परीक्षा हुई थी। राजस्थान में 2021 की एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण पर सियासी घमासान मचा हुआ है। शहीद स्मारक पर पिछले 1 महीने से धरने पर बैठे आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने कहा कि अगर सरकार भर्ती रद्द नहीं करती है तो वो पूरे प्रदेश में युवा आंदोलन शुरू करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में पेपर माफिया हावी है, जरूरत पड़ी तो दिल्ली में प्रधानमंत्री से मिलकर सीए रद्द करवाएंगे। मैं नौजवानों को एक ही आग्रह करूंगा, आपको हताश होने की जरूरत नहीं है। अभी मैं बैठा हूं, आप चिंता क्यों करें। ये तो अपने अपने साधनों से लाई हुई आप सब आए थे। हम अगला जो हमारा मामला होगा और आर पार का होगा। दिल्ली तक हम दस्तक देंगे, प्रधानमंत्री के आवास को घेरेंगे, जंतर मंतर पर बैठेंगे, लेकिन भर्ती को रद्द कराएंगे, आरपीएससी का पुनर्गठन कराएंगे। आज ही मैंने राज्यपाल से टाइम मांगा है कि कल या परसों में हमें राज्यपाल टाइम दें, जिसमें संघर्ष समिति और आरएलपी के कुछ पदाधिकारी और नेता हम गवर्नर से मिलकर आरपीएससी भर्तियां और तमाम जो पेपर लीक करते हैं उनसे अवगत कराएंगे। और आवश्यकता पड़ी तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिलने का भी समय मांगूंगा। बच्चों के लिए मुझे कोई मिलने का शौक नहीं उनसे, लेकिन बच्चों के लिए मिलना पड़ा तो मैं उनसे भी मिलके। प्रदेश में बीते 3 दिनों में कोरोना के 32 मरीज मिल चुके हैं। मंगलवार को जयपुर, जोधपुर में 9 मरीज मिले। इनमें 2 केस एम्स जोधपुर में, 2 सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में तथा 4 केस बी लाल पैथ लैब जयपुर में एवं 1 केस अनाविक डायग्नोस्टिक सेंटर जयपुर में आया है। इसके साथ ही अब तक 8 जिलों में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें अजमेर में 2, बीकानेर में 1, डीडवाना में 3, जयपुर में 13, जोधपुर में 6, फलौदी में 1, सवाई माधोपुर में 1, उदयपुर में 4 एवं 1 अन्य केस सामने आया है। राजस्थान संपर्क पोर्टल पर और सीएम जनसुनवाई में मिले परिवादों में लंबित प्रकरणों में निपटारे में राजधानी जयपुर सहित जोधपुर और बीकानेर जैसे बड़े शहर फिसड्डी साबित हो रहे हैं। ऐसे में सीएम भजनलाल शर्मा ने पोर्टल रोज खोलने, प्रकरणों पर प्रभावी कार्यवाही व साप्ताहिक समीक्षा करने और जिसे प्रकरण भेजा उसे अधिकारी के हस्ताक्षर से रिपोर्ट भेजने के निर्देश देकर सिस्टम को और जवाबदेह बनाने की कोशिश की है। संपर्क पोर्टल पर मिले परिवादों और सीएम जनसुनवाई में मिली शिकायतों का निपटारा कैसे हो रहा है, इसे लेकर लगातार मॉनिटरिंग जारी है। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिलों में डूंगरपुर शामिल है, जिसका किसी भी श्रेणी में कोई प्रकरण पेंडिंग नहीं है। डीडवाना कुचामन के 3 से 6 माह के 3 प्रकरण पेंडिंग है। सलूम्बर और बांसवाड़ा के 3 से 6 माह के 5 प्रकरण पेंडिंग है और 12 के 3 से 6 माह के 9 प्रकरण पेंडिंग है। राजस्थान में अवैध बजरी खनन पर एसआईटी टीम के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। टोंक जिले के बरौनी थाना क्षेत्र के मंडावर, चिरौन समेत कई गांवों में दिन रात बनास नदी से बजरी का अवैध खनन हो रहा है।
ट्रक ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर बजरी को जयपुर जैसे बड़े शहरों तक पहुंचाया जा रहा है। ग्रामीण सड़कों और हाईवे पर बजरी के ढेर इस गैर कानूनी गतिविधि की गवाही दे रहे हैं। राजस्व, परिवहन, खनिज, वन विभाग और पुलिस जैसे जिम्मेदार महकमे सिर्फ खाना पूर्ति में लगे हैं, जबकि माफिया बेखौफ होकर अपना खेल जारी रखे हुए हैं। एसआईटी की फौरी कार्रवाई केवल दिखावे तक सीमित है। सवाल ये उठता है कि आखिर ये खेल किसकी शह पर चल रहा है और अब तक प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई है। राजस्थान के डीग जिले के पहाड़ी में पंचायत समिति सभागार में सोमवार को ई मित्र संचालकों की ब्लॉक स्तरीय बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता ब्लॉक प्रोग्रामर विनय कुमार ने की, जबकि प्रोजेक्ट मैनेजर भूपेंद्र सिंह लोधा विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। बैठक के दौरान सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी नवाचार के साथ दी गई। साथ ही मित्र केंद्रों के संचालन में सरकारी गाइडलाइनों का पालन करने पर जोर दिया गया। ई मित्र संस्थानों पर रेट लिस्ट लगाने, दैनिक कार्यों का रजिस्टर संधारित करने तथा पारदर्शी सेवा प्रदान करने के निर्देश भी दिए गए। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद चूरू जिले के तारा नगर में देशभक्ति की लहर दौड़ गई। सर्व समाज के लोगों ने तिरंगा यात्रा निकालकर सेना के पराक्रम को किया नमन। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सर्व समाज के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा रैली निकाली गई। यात्रा सुबह करीब 8 बजे नगरपालिका कार्यालय से प्रारंभ होकर बस स्टैंड, अम्बेडकर सर्किल होते हुए गढ़ कार्यालय तक गई। इस दौरान लोगों में देशभक्ति का जोश देखने को मिला। भारत माता की जय, भारतीय सेना जिंदाबाद के नारों से पूरा कस्बा गूंज उठा। बीकानेर के ऊनी कालीन उद्योगों के तुर्की से सस्ते कालीनों के आयात से भारी नुकसान हो रहा था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद फिर से कारोबार को संजीवनी मिलने की उम्मीद है। कभी ऊनी कालीन उत्पादन के लिए मशहूर रहा बीकानेर अब गहरी आर्थिक मार झेल रहा है। तुर्की से सस्ते मशीन मेड कालीनों के आयात ने यहाँ के परंपरागत हस्त निर्मित कालीन उद्योग को गहरा नुकसान पहुँचाया है। इन सस्ते आयातित कालीनों में न केवल स्थानीय उत्पादकों की बिक्री घटाई, बल्कि रोजगार के हजारों अवसरों को भी संकट में डाल दिया। बीकानेर में करीब 400 ऊनी फैक्ट्रियां हैं जो रोजाना 3 लाख किलो से अधिक धागे का उत्पादन करती है। ये उद्योग राज्य भर में 2 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देता है। कारपेट का, मशीन मेड कारपेट का बहुत आयात होता था। वो कारपेट यहाँ पे बिक रहा था। अगर इंपोर्ट पे बैन लगेगा तो हमारे देश के लोगों को फायदा होगा। इंपोर्ट कम हो, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, यहाँ का प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा लोकल मार्केट में। यहाँ के लोगों को पूरा काम मिलेगा। डीडवाना में लाखों के टेंडर के बावजूद शमशान भूमि की सीसी सड़क का निर्माण नहीं हो सका। डीडवाना जिला मुख्यालय की मोहनदास बाग स्थित शमशान भूमि में सीसी सड़क चौक निर्माण का मामला अनदेखी और लापरवाही की मिसाल बन गया है। 3.20 लाख रुपए की लागत से इस कार्य का टेंडर 29 नवंबर 2024 को निकाला गया था और 30 दिसंबर 2024 तक काम पूरा करना तय था, लेकिन ना तो तय सीमा में काम हुआ, न ही अब तक निर्माण कार्य शुरू हुआ है। ठेकेदार द्वारा 2 माह पूर्व खाना पूर्ति के लिए कुछ रोड़ी डाल दी गई, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी है कि कहीं बिना कार्य भुगतान तो नहीं हो गया। जब इस विषय पर पीडब्ल्यूडी विभाग से जानकारी ली गई तो उन्होंने पुष्टि की कि कार्य की निर्धारित अवधि समाप्त हो चुकी है और अब ठेकेदार पर कार्रवाई की जाएगी। खेड़ली क्षेत्र, जो सरसों मंडी के लिए प्रसिद्ध है, अब औषधीय गुणों वाले काले गेहूं की खेती के लिए भी पहचाने जाने लगा है। प्रधानाध्यापक पद से रिटायर हो चुके शिव प्रसाद तिवारी ने खेती के शौक को सेवा के रूप में बदलते हुए अपनी पत्नी की डायबिटीज से जंग को खेती के जरिए जीता। डॉक्टरी इलाज से राहत न मिलने के बाद उन्होंने जानकारी जुटाकर जाना कि काला गेहूं डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग और हड्डियों की कमजोरी में लाभकारी होता है। उन्होंने पंजाब से बीज मंगवाया और 1 बीघा खेत में इसकी बुआई की। सबसे पहले घर में इस गेहूं की रोटी का सेवन शुरू हुआ, जिससे 1.5 माह में पत्नी की शुगर और ब्लड प्रेशर नियंत्रण में आ गए। अब तिवारी दूसरे किसानों को भी काले गेहूं की खेती के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वो बीज और विधि दोनों उपलब्ध करा रहे हैं। आपने जो काला गेहूं उगाया है उसका क्या उद्देश्य है? मेरा उद्देश्य सिर्फ यही था कि मेरी विशेष डायबिटीज थी, 4 से 4.5 रंग थी। भरपूर ट्रीटमेंट देने के बाद, हर पद्धति का ट्रीटमेंट देने के बाद भी वो 300, 350 से नीचे नहीं। किसी ने बताया काला गेहूं अगर इसको खिलाओगे तो डायबिटीज में बहुत फायदे होंगे। तो मैंने काले बीज के लिए तलाश किया कि मुझे बीज उपलब्ध नहीं हुआ। फिर गूगल पर सर्च करते मुझे मिला कि पंजाब के किसी प्रांत में ये गेहूं मिल सकता है। तो वहाँ कामों से तलाश करके काला गेहूं का बीज उपलब्ध किया और मैंने। प्रतापगढ़ जिले में पर्यावरण बचाने और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से संजीवनी सेवा संस्था ने 25 साल का दीर्घकालिक अभियान शुरू किया है।
सरकार के प्रयासों के बावजूद हर बार 10% से कम पौधे ही जीवित रहते हैं। आमजन की भागीदारी की कमी और देखरेख के अभाव में पर्यावरण संरक्षण सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाता है। लेकिन संजीवनी सेवा संस्था प्रतापगढ़ ने इस स्थिति को बदलने के लिए बीड़ा उठाया है। संस्थान द्वारा 25 वर्षों तक मोरिंगा की खेती कर पर्यावरण को हरा भरा रखने का संकल्प लिया गया है, जिससे न केवल हरियाली बढ़ेगी बल्कि किसानों की आमदनी में भी इजाफा होगा। संस्थान का लक्ष्य है प्रतापगढ़ को ग्रीन प्रतापगढ़ बनाना। जल संरक्षण, वृक्षारोपण और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य है। सिरोही जिले में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग ने फलों की गुणवत्ता जांचने के लिए निरीक्षण कर नमूने लिए गए। सिरोही जिले के रोहिड़ा और स्वरूपगंज में स्वास्थ्य विभाग ने विशेष निरीक्षण अभियान चलाया। सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खराड़ी के निर्देशन में इस अभियान में केला, आम, सेब, अंगूर सहित कुल 8 फलों के नमूने सर्वेलेंस के तहत एकत्र किए गए। सभी नमूनों को जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला भेजा जाएगा, जहां परीक्षण के बाद जांच रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस पूरी कार्रवाई में एफएसओ धर्मवीर सिंह मौजूद रहे। विभाग का कहना है कि अभियान आगे भी जिले में जारी रहेगा और किसी भी प्रकार की मिलावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस वक्त के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए रिपोर्ट राजस्थान।